Hello students, today we are going to discuss about चैप्टर ग्रेविटेशन। बेटा ये आपका 9th क्लास का चैप्टर है ग्रेविटेशन। बेसिकली इसके दो पार्ट आते हैं, एक आता है ग्रेविटेशन, एक आता है प्रेशर एंड थ्रस्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशन। बेटा आप साथ साथ लिख भी सकते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासी बॉडीज। बेटा क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो मासी बॉडीज के बीच में। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। फर्स्ट बॉडी का मास m1 है, सेकंड बॉडी का मास m2 है। इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है इसको हम क्या नाम देंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशन नाम देते हैं। अब अगर बात करें मून और सन, इनमें लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशन है। बेसिकली अगर कोई भी दो बॉडी है जिनका कोई ना कोई मास होता है, उनमें डेफिनेटली क्या लगती है? ग्रेविटेशन लगती है। एक कॉमनली आपने बेटा नाम सुना होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशन ही होता है ग्रेविटी, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कर देते हैं, एक हम कह सकते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है? ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two massy bodies when one body should be earth। मीन्स आपके पास दो बॉडी हैं, कोई ए और बी, इनका कोई अपना मास है m1 m2 और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट r है, इन पे लगने वाली फोर्स F है। इन दो बॉडी में एक बॉडी शुड भी क्या होनी चाहिए बेटा? अर्थ होनी चाहिए। अगर एक बॉडी अर्थ है तो उसको हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटी का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मून और अर्थ। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है और अर्थ, एक बॉडी अर्थ होनी चाहिए, सभी क्या है? वो ग्रेविटी का नाम देंगे। इट मीन्स gravitation of earth is called gravity। इसका मतलब क्या बेटा? कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन उसी को क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी का नाम देते हैं। आई थिंक आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बेटा अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक लॉ आता है, रूल आता है, जो हम डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है कि जो हमारे पास न्यूटन है साइंटिस्ट, उन्होंने हमको 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ मोशन। साथ में उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एप्पल का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठे हुए थे। यहाँ पर एक एप्पल है और ये इनके नीचे बैठे हुए हैं। अब आपने स्टोरी सुनी होगी कि एप्पल जो है वो नीचे आया, तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर भी तो जा सकता था। तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक अपना ला दिया, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है बेटा? हम उसको डिस्कस करते हैं।
said that the force of attraction between two massive bodies is, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इट मीन्स जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, m1 m2। हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, m1 फर्स्ट बॉडी का मास है, m2 सेकंड बॉडी का मास है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो r है। जो f है, f मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगी, जो इनके बीच का जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस जितना ज्यादा मास होगा, जितनी हैवी बॉडी होगी, उतनी क्या होगा, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ कि जो f है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो बॉडीज के बीच में, उतनी ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा, f क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r स्क्वायर। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, इसको इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगा देते हैं, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर g है, m1 m2 बाय r स्क्वायर। जो बेटा ये g है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका हमने नाम दे दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई थिंक बेटा आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक टर्म हो रही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बाद डिस्कस करेंगे। साथ में इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जो लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, आप उसको एक बार देखना, सॉल्व करना, फिर आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। बेटा अभी आपने पढ़ा है वी नो एफ क्या होता है, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, f r स्क्वायर बाय m1 m2। अब यहां से हम देखते हैं जो g है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और मास की क्या होती है, केजी होती है। तो g की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस आएगा बेटा यहाँ पर, और g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.673 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी बेटा। हम बात करते हैं, अब इसमें हमारे पास एक टर्म आती है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रल ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब न्यूट्रल ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमको क्या क्या बताता है, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर सिस्टम। जो आपका सोलर सिस्टम है जिसमें सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं,
उसके लिए वो क्यों मूव करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही क्या करते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद सेकंड है जो टाइड्स होते हैं, आपने सुना होगा जो टाइड्स होते हैं मून के कारण अर्थ पे जो आ रहे होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल भी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। साथ में आपको पता है थर्ड हम देख सकते हैं सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स हैं जो ऊपर अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं, वो उसका भी रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। रेनफॉल, स्नोफॉल भी कह सकते हो आप, इन दोनों का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये चार आप आराम से लिख सकते हो, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखे हैं और आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसमें फ्री फॉल। फ्री फॉल किस तरह से होता है वो डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं फ्री फॉल होता क्या है। देखो बेटा, जैसे आपके पास ये कैप है, इसको हमने यहां से फ्रीली ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या है आपके पास, ये फ्री फॉल हो जाता है। इट मींस कि ग्रेविटेशन के कारण जो कोई बॉडी मूव करती है उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। क्या आ जाएगा, फ्री फॉल। मीनिंग क्या हुआ, ए बॉडी falls freely under gravity is known as free fall। ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण कोई बॉडी है वो ऊपर से थ्रो कर दी जाती है, अपने आप से जो नीचे आते हैं उसको क्या नाम देते हैं, फ्री फॉल का नाम देते हैं। अब कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थी, यहां से नीचे आ रही है, जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर थी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहाँ पर आई है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी रही है v। इट मींस अगर वेलोसिटी चेंज हुई है, इसका एक्सेलरेशन आया उसमें, और हमारे पास सही टर्म यही आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द एक्सेलरेशन, it is the acceleration produced in a body due to gravity is known as acceleration due to ग्रेविटी। कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना किसके कारण, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से इसको नोट करते हैं बेटा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कैसे आएगी। हमारे पास ये अर्थ है, ये क्या बेटा अर्थ है, ये इसका ओरिजिन सेंटर है, वो नाम दे दिया हमने इसका। मास m है अर्थ का, कोई भी एक बॉडी है, यहाँ पर इसका मास स्मॉल m है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है r। यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ बेटा कि कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब बेटा यहां पर देखो, कोई भी बॉडी है, सरफेस पे उससे एक फोर्स लग रही होती है, वेट, जिसको हम फोर्स का नाम देते हैं mg। तो यहां पर एक वेट लग रहा होता है बेटा,
जो एम ए होता है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, एम जी का नाम दे दिया। साथ में यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, क्योंकि दो बॉडी है, दोनों का अपना मास है, तो क्या हो जाएगा, जी एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। कैपिटल आर लिया हमने, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर ही लेंगे। अब दोनों देखो यहाँ पर एक फिक्स है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स क्या होंगी, बैलेंस होंगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे। एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब यहां से आपको बेटा एक चीज पता चल रही है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस कोई भी बॉडी है, चाहे वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, सब पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगी, सेम लगेगी। नोट कर लो बेटा एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं फॉर अर्थ एज वेल एज फॉर मून, कि मून के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी और अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी। फॉर अर्थ, साथ साथ ही मैं कंपेयर करता चलता हूं बेटा, फॉर मून। जब अर्थ की बात करते हैं तो आपको पता है जी का फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, जिसको रफली 6400 किलोमीटर भी हो सकते हैं। रेडियस ऑफ मून होता है 1.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। बेटा ये वैल्यू आपको याद रखनी है। साथ में मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, और मास ऑफ मून होता है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। देखो बेटा यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 22 है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो मून है उससे जो अर्थ है 100 गुना बड़ी है। अब यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करेंगे अर्थ के लिए, तो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 बाई 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है फॉर अर्थ। फॉर मून देखते हैं किस तरह से आएगी। फॉर मून की बात करते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 बाई 1.7 इंटू 10 की पावर 6, और इसका स्क्वायर यहाँ से हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही है कि हमारे पास जो वैल्यू है मून की वो क्या है, 1/6 है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके, अर्थ की। यहीं से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, जो वेट है वो मून पे 1/6 हो जाता है वेट किसके, अर्थ के। ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास, और आप यहां से आप ट्राई भी कर सकते हो इसको। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब बात करें, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि कोई एक पर्सन है, कोई एक बच्चा है जो स्प्रिंग बैलेंस और सिंपल बैलेंस, चलो हम सिंपल बैलेंस का कर देते हैं। एक बैलेंस है, वेटिंग मशीन है, उसको लेके एक बार इक्वेटर पे है एक बार पोल पे है।
तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो वेट है वो किस में ज्यादा होगा, किस में वेटिंग मशीन में वेट ज्यादा है। देखो सिंपल सा है, जो हमारे पास वेट है वो क्या होता है, mg होता है, सिंपल सी बात। हम देखते हैं जो हमारे अर्थ है, आपको पता है स्फीयर नहीं होती, इलिप्टिकल शेप की होती है। ये इसका पोल होता है, ये इसका इक्वेटर होता है, ये ओरिजिन होता है, ये डिस्टेंस है इक्वेटर का, ये डिस्टेंस है पोल का। अब यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल। अब यहाँ पर देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर हम पोल की करते हैं, यहाँ पर हम इक्वेटर की करते हैं। पोल की बात करें तो क्या हो जाएगा, gm बाय r p का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, gm बाय r e का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि e ज्यादा है एज कंपेयर टू p के डिस्टेंस से। इसका मतलब क्या है, इसको हम स्मॉल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इसको कैपिटल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन जो हमारे पास पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो आपके पास वैल्यू वेट किस पे ज्यादा आएगा, पोल पे ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इक्वेटर, क्योंकि जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। इसके बाद आता है बेटा यहां पर मास और वेट, उसमें डिफरेंस क्या होता है। मैं एक साइड मास लिख देता हूं, एक साइड वेट लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास क्या होता है बेटा, इट इज द amount of matter contained in a body is known as its mass। किसी बॉडी में कितना मैटर है वो क्या होता है बेटा, उसका मास होता है। सेम ऐसे ही वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, इट इज द gravitational force on a body is known as its weight। और वेट क्या होता है बेटा किसी बॉडी का, कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है वो क्या होता है, उसका वेट होता है। सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना आपके एग्जाम में या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, या 3 मार्क्स का आएगा। एक डिफरेंस, वन डिफरेंस आपका हाफ मार्क्स का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो जितने मार्क्स का है। सेकंड है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर वेक्टर पहले के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जो स्केलर होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मास का तो स्केलर क्वांटिटी होता है। थर्ड है इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। और यहां पर क्या आ जाएगा, it can be zero if g is zero then v क्या होता है बेटा, w क्या होता है mg, g जीरो हो जाएगा तो वेट भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और ये कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, जीरो हो जाता है, तो वहां पर वेट भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। फोर्थ डिफरेंस है इट इज सेम एवरीवेयर, हर जगह मास सेम रहेगा, आप कहीं पर भी चले जाओ जो मैटर है वो उतना ही रहने वाला है। और यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज
डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस में क्या होगा ये बेटा, डिफरेंट होगा। फिफ्थ है इट इज मेजर्ड बाय सिंपल बैलेंस। इसको बेटा सिंपल बैलेंस से मेजर करते हैं हम, और ये क्या आ जाएगा बेटा, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इसको स्प्रिंग बैलेंस से बेटा मेजर करेंगे। सिक्स्थ हो जाएगा इट्स ऐसा यूनिट इज केजी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी होती है बेटा। और इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन कह सकते हो, और केजी वेट। आपने देखा होगा आपके घर पे एलपीजी का अगर सिलेंडर आता है तो उसमें आप देखोगे उसके ऊपर लिखा होता है 14.2 केजी वेट। इट मींस वो क्या होता है, वेट लेके आ रहे होते हैं बेटा। और वहां पर आपने देखा होगा जब भी वो मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट मेजर करते हैं। ये डिफरेंस है बेटा मास और वेट में। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको चेंज कर दिया गया है इसमें, वो क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास थी फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थे आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड थी आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये चेंज हो गई, ये क्या हो गई है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये हो गई है h मीन्स हाइट, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये चेंज हो गई, क्या हो गई है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपकी, अगर कोई बॉडी अब जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, तो g हमेशा आपने नेगेटिव लेनी है। g की जो वैल्यू है वो हमेशा आपने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, अर्थ की साइड आ रही है, तो g की वैल्यू हमेशा आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। और g की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये बेटा आपका जो ग्रेविटेशन है उस वाला पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें कंप्लीट किया बेटा, आराम से आप कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट में आपको एक असाइनमेंट भी मैं साथ साथ वीडियो में दे रहा हूँ, इसको जरूर ट्राई करें।